नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट के आज के एपिसोड में हम 5G की बात करेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो चुकी है। 5G सर्विसेज भी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी, लेकिन क्या इससे हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? आने वाले दिनों में क्या हमें हाई स्पीड के डाटा मिलेंगे? क्या कॉल ड्रॉप्स खत्म हो जाएंगे? साथ ही साथ सरकार ने BSNL को भी 4G स्पेक्ट्रम अलॉट किया और एक रिवाइवल पैकेज भी दिया है। क्या BSNL फिर 4G 5G के साथ कंपीट कर पाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हैं। आज के एपिसोड में इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मोबाइल फोन और इंटरनेट रोजमर्रा की जिंदगी में इन दोनों के बिना अब कोई भी काम करना लगभग नामुमकिन सा लगता है, जिसकी बड़ी वजह है इंटरनेट और बढ़ती निर्भरता। आज के वक्त में डिजिटल पेमेंट्स, गैजेट्स और सोशल मीडिया का तेजी से बढ़ता चलन और इन सब के बीच अब जल्द ही इंटरनेट की दुनिया में 5G यानी 5वीं जनरेशन भी भारत में एंट्री के लिए तैयार है। टेलीकॉम की दुनिया में ये टर्म इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। 5G, जिसे 5वीं पीढ़ी भी कहा जा रहा है, इसके आने से आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 5G स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो चुकी है। इस नीलामी के बाद दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और जियो बहुत जल्द ही 5G सर्विस की शुरुआत करने जा रही हैं। एयरटेल ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए एग्रीमेंट भी साइन किया है। दूसरी ओर जियो भी 5G नेटवर्क सर्विस लॉन्च करने के लिए तैयार है। 5G लागू होने के बाद टेलीकॉम सेक्टर की दुनिया ही बदल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा होगी। माना यह जा रहा है कि 5G आने के बाद व्यवसाय खुद चलेंगे, ऑटोमेशन बढ़ जाएगा, ई-मेडिसिन, ई-सर्जरी, शिक्षा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को जबरदस्त फायदा होगा। 5G सेवा के लॉन्च होने से डिजिटल क्रांति का नया आयाम मिलेगा। वहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और औद्योगिक IoT और रोबोटिक्स की तकनीक भी आगे बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मुनाफा होगा। इसके अलावा ई-गवर्नेंस का विस्तार होगा। ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य केंद्र, दुकानदार, स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि किसान भी इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। कोरोना काल में जिस तरह से इंटरनेट पर सभी की निर्भरता में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए 5G आने के बाद ये हर शख्स के जीवन को बेहतर और सरल बनाने में मदद करेगा। 5G टेक्नोलॉजी से वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग, स्मार्ट सिटी के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। वहीं ड्राइवरलेस कार की संभावना इसके जरिए पूरी हो सकेगी। एक फिल्म को डाउनलोड करने में 4G नेटवर्क पर जहां 6 मिनट लगते थे, 5G नेटवर्क पर उसे डाउनलोड करने में 20 सेकंड लगेंगे। 5G नेटवर्क पर मशीनें नया अवतार ले लेंगी। सरकार की ओर से गठित एक पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 5G से 2035 तक भारत में $1 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। एरिक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5G से 2026 तक $27 अरब से अधिक के राजस्व की संभावना है। वहीं 2026 तक दुनिया भर में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे, जबकि भारत में इनकी संख्या 35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विसेज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। देश में कई जगहों पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। एयरटेल और जियो इसी महीने सर्विसेज लॉन्च करने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि शुरुआत मेट्रो और बड़े शहरों से होगी और आने वाले 2-3 साल में ये गांव तक पहुंचेगी। तब इसके असली फायदे महसूस होंगे, जिसका असर ये होगा कि लोगों के जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। ET नाउ स्वदेश। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजय कपूर, जो कि टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं और वो एयरटेल के CEO भी रह चुके हैं, और राजश्री मुरकुटे, जो कि डायरेक्टर है केयरफ्री के। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। संजय, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो रहा है कि ये कहा जा रहा है, सेंटर अपनी पीठ थपथपा रही है कि 1.5 लाख करोड़ का जो बिड आया है वो एक बड़ा सक्सेस है 5G के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि 40 या 42 जो भी राउंड हुए हैं, उस राउंड में अगर एक स्पेक्ट्रम बैंड को छोड़ दे तो बाकी सारे स्पेक्ट्रम बैंड में रिजर्व प्राइस पे ही बिड हुई है।
तो क्या इसे एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जाए? सबसे पहले मेरा नमस्कार सब श्रोताओं को और आपको। एब्सोल्युटली जो आज बात चल रही है वो ये है कि क्या सरकार ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है जो स्पेक्ट्रम को बेचने का था और उससे कलेक्शंस बढ़ाने का था इवेंचुअली। तो आई थिंक सरकार बिल्कुल सफल हुई है अपने कार्य में, और उसका मेन रीज़न ये भी था कि 5G एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कम से कम लीडर्स रूबरू होना चाहते थे और उससे दूर नहीं रहना चाहते थे, और उनको पता है कि अगर आप सीरियसली परफॉर्म करना चाहते हैं फ्यूचर में तो 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो जीतना और उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बट मेरी राय ये है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट विनर हो ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, कंज्यूमर विनर हो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और कंज्यूमर विनर तभी हो सकता है जब ये जो टेक्नोलॉजी है ये रोल आउट हो इस तरीके से कि कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़े, लेकिन उसके लिए कंज्यूमर को हायर प्राइस देनी पड़ेगी। इसमें जो ऑपरेटर हैं वो भी विनर रहें, और जो उनका इकोसिस्टम है, चाहे वो स्टोरेज का है, चाहे वो सिक्योरिटी का है, चाहे वो डिवाइसेस का है, और चाहे वो डिजिटल सर्विसेज और कंटेंट का है, उस इकोसिस्टम का भी विन करना बहुत जरूरी है। तभी ये सर्विसेज सस्टेनेबल हो सकती हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपने इस 1.5 लाख करोड़ के ऑक्शन के बाद ऑलरेडी सुन लिया है, हमारे मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ और लगेंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट होगा, और तब जाके ये जो सुविधाएं हैं ये सबको उपलब्ध होंगी। अगर ये सच है तो ये तभी सस्टेनेबल हो सकता है जब कंज्यूमर विनर हो और सारा इकोसिस्टम विनर हो, सिर्फ सरकार विनर नहीं हो। अभी सरकार विनर है, बट मैं उम्मीद रखता हूं कि इसमें सब विनर होंगे और अल्टीमेटली जो ऑपरेटर्स हैं उनको उनकी प्राइस मिलेगी ताकि वो अच्छी सर्विसेज आपको उपलब्ध करा सके। अनलाइक अर्लियर टेक्नोलॉजीज जो आप यूज टू हैं 4G 3G, जब हमने ये वाली सर्विसेज रोल आउट करी थी तो पहले नेटवर्क्स बनाए थे और फिर कस्टमर्स ढूंढे थे। 5G में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। 5G 3 पिलर्स के दम पे मार्केट में जाता है। एक हाई स्पीड जो जिसकी आपने बहुत बात करी, पर वो सिर्फ एक पिलर है। 2 पिलर और हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विच मीन्स अगर बहुत सारे डिवाइसेज हो, मिलियंस ऑफ डिवाइसेज इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, उसको डील करने की क्षमता 5G में है, 4G में नहीं है। और तीसरा लो लेटेंसी, आपने उसकी बात करी, टू से ड्राइवरलेस कार्स, ऑटोनोमस कार्स, वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन गेमिंग्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ये सब पॉसिबल है उस लो लेटेंसी की वजह से। तो ये 3 पिलर्स हैं। जब तक वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और लो लेटेंसी की यूज केसेस नहीं बनेंगे, और जब तक उस यूज के लिए केसेस के लिए जो उपभोक्ता हैं वो दाम नहीं चुकाएंगे, तब तक वो सर्विसेज कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी। तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज एंटरप्राइज ग्रेड सर्विसेज हैं और वो यूज केसेस डेवलप होंगे। आज क्या यूज केसेस हैं जो कल लॉन्च हो सकते हैं, जो वायबल हैं? मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं है। ऑलरेडी 200 ऑपरेटर्स ग्लोब में लॉन्च कर चुके हैं 5G सर्विसेज। सबके जो उपभोक्ता हैं उनको फायदा हुआ है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। बट क्या ऑपरेटर्स को एडिशनल रेवेन्यूज प्राप्त हुए हैं? तो आई थिंक द जूरी स्टिल आउट ऑन दैट, बिकॉज अभी वो रोल आउट्स चल रहे हैं और इतनी रेवेन्यू में इजाफा नहीं हुआ है कि ऑपरेटर्स के लिए विन विन बना है अभी। ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन 5G ना करना, 6G ना करना। आपने ठीक कहा। हम आपके बात को आगे बढ़ाते हुए राजश्री जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि संजय कपूर ने कहा कि करीब 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करना होगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस सर्विसेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्या इतना पैसा है मार्केट में? हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, अगर आप देखिए ऑक्शन को, तो एक तरह से हम ड्यूओपोली की तरफ चले गए हैं। 60% जो भी स्पेक्ट्रम अलॉट हुए हैं वो जियो ने लिए हैं, तकरीबन 35% एयरटेल ने लिए हैं और बाकी 5-7% में वोडाफोन और अडानी दोनों हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इतना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आएगा, खासकर ये देखते हुए कि इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है?
धन्यवाद आप सबको। आपका बात बिल्कुल सही है। ये जो अभी इन्वेस्टमेंट्स और जो 5G का ऑक्शन हुआ है, हमने देखा कि पहले तो गवर्नमेंट इसके पीछे में इसको प्रोत्साहन देने में काफी उन्होंने मदद की, जो रिफॉर्म्स लाए थे, जिस वजह से जो ऑक्शंस पिछले 2 साल के इतने सक्सेसफुल एक तरीके से अगर माना जाए तो वो नहीं थे, जो इस साल बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो 3 लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट का फिगर बताया है, दिस इज ओवर एंड अबव जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की खर्चे हो रहे हैं। आज के तारीख में टीएसपीज जिन्होंने सबसे ज्यादा परसेंटेज में इस चीज में भाग लिया है, देखा जाए तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है। साथ में बैंक्स का भी जो एपिटाइट है अगर हम देखें तो, क्योंकि उन्होंने उनसे भी बैंक गारंटीज और वो सब चीजें लिमिट्स उन्होंने फ्री किए थे रिफॉर्म्स के आने के बाद में। तो उस दौरान अगर हम अभी देखें तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एपिटाइट तो टीएसपीज के पास में भी है, और हम मानते हैं कि बैंकिंग फ्रेटर्निटी में भी इस बारे उपलब्ध है। बट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि इसको रोल आउट होने में थोड़ा टाइम तो जाएगा। तो सक्सेस जो हम टैरिफ हाइक्स की हम बात कर रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, पिछले दोनों बार कंज्यूमर्स ने भी एक्सेप्ट किया है जो भी टैरिफ हाइक्स हुए थे, और टीएसपीज को उस चीज से फायदा भी हुआ था। अब जो ये नया जो एक्सपीरियंस आएगा इस क्वालिटी लेवल सर्विस से, उनको जो फायदा होगा, नए अपॉर्चुनिटीज जो आएंगे, जो एलाइड रेवेन्यूज होंगे, उसमें हमें लगता है कि थोड़ा वक्त जाएगा। मे बी बाय नेक्स्ट ईयर दैट शुड बी मोर विजिबल। तो टू कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इन्वेस्टमेंट टू माय माइंड चैलेंज नहीं रहेगा आज के तारीख में, क्योंकि 87% ऑफ जो भी स्पेक्ट्रम ऑप्शंस हुए हैं वो फर्स्ट टू जियो एंड एयरटेल ने जो दिए हैं, उनके बैलेंस शीट स्ट्रेंथ में कोई कंसर्न्स नहीं है एज ऑफ नाउ। एंड अदरवाइज ये भी किया है कि जो स्पेक्ट्रम का जो फी देना होगा इनको, ये ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स देना होगा, एक बार में 1.5 लाख करोड़ नहीं देना है। और हमारे साथ आर.के. उपाध्याय जो कि फॉर्मर बीएसएनएल के चेयरमैन है, वो भी जुड़ गए हैं। उपाध्याय साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। इन सब के बीच में सरकार ने कुछ ही दिन पहले बीएसएनएल के लिए भी करीब 1.5 लाख करोड़, 1.64 लाख करोड़ का एक रिवाइवल पैकेज दिया है। बीएसएनएल अभी तक 4G सर्विसेज भी नहीं लॉन्च कर पाई है। तो इन सब के बीच में बीएसएनएल को आप कहां देखते हैं? क्या वो सरवाइव कर पाएगा इन 5G, माने एयरटेल, जियो और वोडाफोन के साथ बीएसएनएल का रोल क्या होगा टेलीकॉम सेक्टर में? नहीं, आपका प्रश्न जी 1.64 लाख करोड़ जो सरकार ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है पैकेज बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि इसके पहले लगभग 1.5 वर्ष पहले भी कुछ पैकेज अनाउंस हुआ था, और उसमें वो बेसिकली जो है वीआरएस के लिए इस्तेमाल किया गया। बीएसएनएल की शुरू से जो समस्याएं रही हैं उनमें से एक प्रमुख समस्या यह रही है कि उनके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज थे जो कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी और कंपटीशन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे। इनफैक्ट कभी बीएसएनएल को कॉर्पोरेशन बनाने के वक्त में कभी ये स्टडी की ही नहीं गई कि उन्हें कॉर्पोरेशन बनने के बाद और मोबाइल तकनीक आने के बाद, मोबाइल सेवाएं आने के बाद कितने एम्प्लॉइज की आवश्यकता होगी। हुआ क्या कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे उस वक्त के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में 30 अक्टूबर 2000 को वो सारे के सारे लॉक स्टॉक बैरल इनको ट्रांसफर कर दिए गए, और स्थिति ये आ गई कि अन्य खर्चों को देखते हुए 3G के स्पेक्ट्रम के ऑप्शन के वक्त में इनसे पूछा नहीं गया कि आपको ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, और कुछ स्पेक्ट्रम इनको अपनी तरफ से ही एलोकेट सरकार ने कर दिया और बोला कि जो भी इसका प्राइस होगा बेस्ड ऑन द वुड बी ऑप्शन वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके चलते इनके रिजर्व निकल गए। तो एम्प्लॉइज की समस्या जो शुरू में ये करीब कॉर्पोरेशन बनने के 7-8 साल तक तो झेलते रहे, लेकिन उसके पश्चात ये असंभव हो गया कि वो अपने कर्मचारियों का बोझ उठा पाए। और जब कॉर्पोरेशन बना था उस वक्त 5 लाख कर्मचारी थे, और घटते घटते 2010-11 तक वो 2.5 लाख के आसपास रह गए थे, वो भी बहुत ज्यादा था। वो इससे देखा जाए कि जो अन्य कंपटीटर्स थे वो अपने टॉप लाइन का 6 से 7% खर्च करते थे अपने एम्प्लॉइज के कंपनसेशन में, और जबकि बीएसएनएल के लिए वो फिगर 52-53% हुआ करती थी। तो 1-1.5 वर्ष पहले जो वीआरएस लाया गया वो बहुत अच्छा कदम था, बहुत ही डिलेटेड था, लेकिन अच्छा कदम था। उसके चलते ये हुआ कि इस वक्त बीएसएनएल के पास करीब 62,000 कर्मचारी बचे हैं, और जिनकी सैलरीज इत्यादि वो सुचारू रूप से दे पा रहे हैं।
सर्विसेज की बात करें, बीएसएनएल के फाइनेंशियल हेल्थ तो सुधर जाएगा, सर्विसेज वो किस टाइप की देगी? क्या 4G सर्विसेज की उतनी डिमांड रहेगी? क्या आपको लगता है टायर 2 टायर 3 सिटीज में 4G डिमांड रहेगी? और बीएसएनएल अपने आप को, भारत बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पे सर्वाइव कर पाएगा अगले कुछ सालों में? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो 1.64 लाख करोड़ का पैकेज है, इसको उस लाइट में देखा जाए कि उनके पास इस वक्त में अपने वो एम्प्लॉइज की समस्या से काफी हद तक निपट चुके हैं। इसलिए उनको यह जो पैसा मिल रहा है, या ये पैसा जो स्पेक्ट्रम के रूप में, उसकी ऊपर जो कर है जीएसटी इत्यादि उसके रूप में है, कुछ बैंकों की सोवरेन गारंटी दी जा रही ताकि वह अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कैपेक्स रिक्वायरमेंट के बैंकों से पैसा ले पावे। इन सब के बीच में एक बात कहना बहुत आवश्यक समझूंगा कि अनकम्पेयर टू अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इस वक्त बीएसएनएल की बैलेंस शीट सबसे मिनिमम लिवरेज है। मींस कि उनके जो लोन इत्यादि है वो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो हमें तो पूरा विश्वास है कि यदि इस पर्टिकुलर बेल आउट पैकेज को अच्छी तरह से प्रयोग किया जाएगा, एफिशिएंटली प्रयोग किया जाएगा, तो बीएसएनएल सर्वाइव कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि बीएसएनएल का सर्वाइव करना अत्यावश्यक है भी। पूरे देश के हित में, कंज्यूमर्स के हित में, इंडस्ट्री के हित में ये आवश्यक है, क्योंकि जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि डुओपोली की तरफ हम बढ़ रहे हैं और स्पेक्ट्रम एलोकेशन भी इस बात को इंगित करता है। वह डुओपोली सबसे किसी के हित में नहीं है, लेकिन कंज्यूमर के हित में तो कतई नहीं है। कहा आई बात की 4G सर्विसेज की, यस 4G सर्विसेज वो बहुत ही देर से लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि जब अन्य ऑपरेटर्स 5G की बात कर रहे हैं, 5G का स्पेक्ट्रम ऑप्शन भी हो चुका है और तैयारी की जा रही सर्विसेज को लॉन्च करने की विद इन सेम ईयर, सेम कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, सेम कैलेंडर ईयर में लॉन्च करने की बात की जा रही है, उसमें 4G लॉन्च करना कहाँ तक तर्कसंगत होगा, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। किंतु यदि देखा जाए तो बीएसएनएल के जो अभी भी जो बचे हुए कंज्यूमर्स हैं, जो उनका बचा हुआ मार्केट शेयर है 7-8% का, उसमें जिस तरह के कंज्यूमर्स हैं वह अभी सब उनको 4G में माइग्रेट करना बाकी है। तो यदि 4G सेवाएं, जैसा कि लोग कहते हैं कि आने वाले अगस्त के महीने में वो लॉन्च करेंगे और तब से प्रोग्रेसिवली सिटीज को बढ़ाते जाएंगे, तो 4G के लिए मार्केट उनकी रहेगी। और इस सब के बीच बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 4G के भारत में करीब 100 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो 4G की मार्केट रहेगी। संजय, हम आपके पास आना चाहेंगे। जो बात बीएसएनएल के उपाध्याय जी बता रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं कि बीएसएनएल एक कंपटीशन दे पाएगा? क्योंकि अगर आप देखिए कि जो ऑक्शन हुआ है 5G का, इसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर उभर के आए हैं, वोडाफोन भी बहुत छोटा प्लेयर रह गया है। तो ये कहा जा रहा है कि हम फिर से एक बार डुओपोली की तरफ जा रहे हैं। 2010 में 11 में जो 10-11 प्लेयर भारत जैसे मार्केट में हो गए थे, फिर हम 2 प्लेयर में आ गए हैं। क्या आपको लगता है बीएसएनएल एमटीएनएल मिलके एक कंपटीशन दे पाएगा और कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस शायद बीएसएनएल और एमटीएनएल के चलते मिले? साहब 2-3 बात यहाँ पे मैं रखूंगा। सबसे पहले 5G के आने से 4G खत्म होने वाला नहीं है। 4G और 5G टैंडम में चलेंगे। कंप्लीटली 5G नेटवर्क, स्टैंड लोन 5G नेटवर्क बनाना इतना आसान काम नहीं है। उसमें बहुत सारे साल लगेंगे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी। ये कोई 3 लाख करोड़ नहीं, उससे बहुत ज्यादा लगेगा। आपको मैं चाइना का एग्जाम्पल देता हूं। चाइना में आज 1 मिलियन साइट्स हैं 5G की, और वो उसको ट्रिपल करना चाहते हैं अगले 3 साल में, राइट। इंडिया में लगभग हर ऑपरेटर, इवन लीडिंग ऑपरेटर्स के बाद 2,50,000, 2,60,000 साइट्स हैं। अगर आपको चप्पे चप्पे पे 5G की कवरेज देनी है, लो लेटेंसी की एप्लीकेशन देनी है, तो इसका मतलब कहीं डार्क स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। और उसको करने के लिए आपको अपने टावर्स कई गुना बढ़ाने पड़ेंगे। उसका बहुत भारी खर्चा है, बोथ कैपिटल एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर। सो 4G और 5G दोनों टैंडम में चलेंगे। अब आई बीएसएनएल की बात। बीएसएनएल की बैलेंस शीट की बात नहीं है, आपको ये डायनामिक्स इस बिजनेस के देखने हैं। इस बिजनेस के डायनामिक्स ऐसे हैं कि इसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होनी चाहिए। इसमें कंज्यूमर सर्विस और कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी सबको एक जैसी मिलती है, लेकिन एग्जीक्यूशन डिफर्स, मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु आर विनर्स एंड पीपल हु ऑल्सो रैंक। तो अगर उस लिहाज से आप देखते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई केस आपको नहीं मिलेगा जहां डिस्टेंट फोर्थ ऑपरेटर एक टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके सबसे बाद कंपेरेटिव हो पाया है किसी और से। तो इसका कोई, मैं ये नहीं बोलता बीएसएनएल कांट बी एन एक्सेप्शन टू दैट, बट ऑड्स उनके अगेंस्ट है, बहुत हेविली उनके अगेंस्ट है। जैसे वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, जितना उनके प्रोसेसेस में टाइम लगता है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। वैसे बंधे हुए हाथ से अगर आप उनको पैसा भी दे देंगे, तो जो अजाइल ऑपरेटर्स हैं, जियो और एयरटेल जैसे, उनके बराबर आने इतना आसान काम नहीं है।
और इंडिया डुओपली नहीं है, आज इंडिया ओलिगोपली है। लेकिन ओलिगोपली में ऐसा स्ट्रक्चर बना है कि दो ऑपरेटर्स ने इतनी लीड ले ली है कि जो तीसरा और चौथा ऑपरेटर है, अगर वो सरवाइव भी करते हैं तो वो बहुत डिस्टेंट फोर्थ ऑपरेटर हो जाते हैं और थर्ड ऑपरेटर हो जाते हैं। तो उसमें स्ट्रक्चर चाहे पेपर पे ओलिगोपली है, बट फंक्शनली इट इज अ डुओपली, एंड आई डोंट थिंक दैट इज गेटिंग रिवर्स्ड इन अ हरी। एक के पास पैसा नहीं है, दूसरे के पास एजिलिटी नहीं है टू compete with these guys, एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो इतनी आगे निकल गए हैं, 80% शेयर उन दोनों ने ले लिया मार्केट का, और वो टेक्नोलॉजी पे आपने देखा कैसे इन्वेस्ट कर दिया। जब तक ये 4G रोल आउट करेंगे वो 6G की बात कर रहे होंगे, तो ये वाली टेक्नोलॉजी 4-5 साल में हम 6G की बात कर रहे होंगे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया होगा, इन्होंने कैचअप गेम खेलना है। कैचअप गेम खेलने से कोई मार्केट लीडर नहीं बनाया आज तक, इतना आसान नहीं है। तो मतलब ऑड्स उनके अगेंस्ट बहुत हेविली स्टैक्ड है, डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट पुटिंग इन मनी। It's not easy to compete with these two giants who've learned the game and are ahead of everybody else. मैं उनको अपना गुड विशेस देता हूं। मैं ऑल्सो उपाध्याय साहब से 100% एग्री करता हूं कि डुओपली होना कंज्यूमर के हित में नहीं है। कंज्यूमर को चॉइस डुओपली से नहीं मिलने वाली। ये हमने दुनिया भर के मार्केट्स में देख लिया। मुझे याद है जब 97-96 में जब MTNL एंट्री करना चाहता था, RS सोधी उस समय टेलीकॉम TRAI के चेयरमैन होते थे और राजगोपालन होते थे, CMD होते थे MTNL के। बहुत मुश्किल हुई, शायद वो एंट्री नहीं कर पाया। शायद अगर MTNL उस समय एंटर करता मार्केट में तो आज MTNL की अच्छी पोजीशन होती, पर वो नहीं कर पाया। चलिए अब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं। राजश्री जी, आपके पास आना चाहेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का एक ये कहना है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर हेविली टैक्स है, चाहे वो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस की बात करें, स्पेक्ट्रम के लिए हाई फी की बात करें, USO फंड में पैसा दे रहे हैं, वो अदर इस तरह के बहुत सारे चार्जेस हैं। क्या आपको लगता है वहां उन्हें कुछ रिलीफ देने की जरूरत है ताकि कंज्यूमर्स को कम टैरिफ पे या कॉम्पिटिटिव टैरिफ पे सर्विसेज मिल सके? देखिए, अभी जो रिसेंटली रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे उसके दौरान उन्होंने कुछ कुछ रिलैक्सेशंस और रिलीफ तो दिए ही थे इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस जो उन्होंने नलिफाई किए वगैरह। पर हमें ये देखना है कि अभी जिस तरीके का 5G में इन्वेस्टमेंट इन्हों करना है, तो क्या हम सब्सिडाइज्ड रेट्स या फिर टैरिफ में अगर इंक्रीज नहीं होगी तो क्या वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर कर पाएंगे? तो इसका शायद जवाब लगता है कि मुश्किल है कि वो बगैर टैरिफ इंक्रीज के वो सरवाइव कर पाएंगे। तो हमें अभी ये देखना है कि जो भी सब्सक्राइबर्स एक तो हर एक ऑपरेटर के पास में है वो उनको रिटेन करें, ग्रो करें या ना करें, पहले तो उनको रिटेन करना बहुत आवश्यक है। और जिसके वजह से वो अगर रिटेन हो जाते हैं तो उनसे ही आप अच्छे सर्विस देकर जो 5G के अंडर में है, 4G के अंडर में है, आप उनके आरपूज टैरिफ हाइस बढ़ा के आरपूज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल टैक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है गवर्नमेंट अभी एक एक करके कुछ इंट्रोड्यूस कर रही हैं रिलीफ मेजर्स। इमीडिएटली इवन अगर उस दिशा में अगर उनकी जो सोच है वो अगर नहीं भी हो या फिर वो कुछ इमीडिएट कुछ रिलीफ ना भी दें इन टर्म्स ऑफ टैक्स, इस टाइम में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि 5G ऑक्शन के थ्रू उनको एक लेग अप मिलेगा और इन्वेस्टमेंट्स तो वो कर ही पाएंगे इस दिशा में। और इसी दौरान मार्केट शेयर और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होते ही आगे चलकर गवर्नमेंट और एम्पैथाइज करने लगेगी, क्योंकि उनको भी देखना है कि ये सेक्टर में अभी सक्सेस बहुत जरूरी है, डिजिटाइजेशन को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो टेलीकॉम प्लेयर्स अभी वो एक ऑप्शन नहीं रह गया है, वो एक नेसेसिटी बन गया है। तो अभी एक लेवल का रिलीफ मेजर्स आए, देखते हैं हाउ ये TSPs अभी परफॉर्म कर पाते हैं इस अपॉर्चुनिटी में, उसके बाद शायद गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप उठाए उस दिशा में। बिल्कुल संजय, अभी हम अगर 5G की बात करें तो जैसा कि आपने कहा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आनी है, टेली सर्जरी की बातें हो रही हैं, ड्राइवरलेस कार की बातें हो रही हैं। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर को अच्छे से ट्रैक करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये सारी सर्विसेज भारत में आने में अभी कितना टाइम लगेगा? सर्विसेज तो वो बोल रहे हैं कि अगले 2 महीने में, अक्टूबर में या सितंबर में लॉन्च कर देंगे, लेकिन अगर हम टेली सर्जरी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें या ड्राइवरलेस कार की बात करें तो ये सब आने में कितना टाइम वक्त लगेगा? देखिए साहब, जो टाइम है दैट कैन बी स्क्वीज्ड by accelerating the investments and building an infrastructure. It can be squeezed. But कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें जो कंट्री का
कल्चर है, जो कंट्री के प्रोसेसेस हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइवरलेस कार्स और ऑटोनोमस कार्स करते हैं। जिस कंट्री में आप ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक आता है, जहां एनिमल्स सड़क पे आ जाते हैं, जहां डिसिप्लिन ऑफ अ राइट टर्न इज कि वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे खड़ा होता है वो राइट पे टर्न हो जाता है, ऐसी कंट्री में ऑटोनोमस कार्स और ड्राइवरलेस कार्स आर नॉट कंटिंजेंट टू टेक्नोलॉजी, दे आर कंटिंजेंट टू द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु आर ऑन रोड। एंड वो चेंज करना कितना टाइम लगेगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये सख्ती से चेंज होगा, ये उन कंट्रीज में पॉसिबल है जहां डिसिप्लिन है। अब आते हैं दूसरी बात पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज आप बोलते हैं कि मेरे पास सिग्नल नहीं है, तो आप किसी को बोलते हैं अच्छा 1 मिनट वेट करो, मैं दूसरे कमरे में जाता हूं, वहां पे सिग्नल आता है, या मैं बैल्कनी में जाता हूं, वहां सिग्नल आता है। ये पॉसिबल है जब ह्यूमन बीइंग मूव अराउंड करता है, जब आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जब मशीन के अंदर आपने सिम डाला हुआ है, आप मशीन को थोड़ी बैल्कनी में ले जाओगे या दूसरे कमरे में ले जाओगे, सिग्नल को वहां आना पड़ेगा। तो इसलिए डेंसिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क और हर जगह साइट, हर जगह कवरेज, ये होना जरूरी है। फिर आप बोलते हैं लेटेंसी, इसका मतलब जो मैं कर रहा हूं ये मिली सेकेंड्स में होना चाहिए, सेंसर से बात करना चाहिए। अगर वो पॉसिबल है तो तभी पॉसिबल है जब डार्क स्पॉट्स खत्म हो जाएं, which means again the network has to become a lot deeper, lot more efficient, and the analytics and other tools on the network have to perform much better. उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। क्या इंडिया ये सब चीजें कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कल्चरल चेंजेस हैं जिसमें ज्यादा वक्त लगेगा और हो सकता है कभी ना हो, मतलब हमारे टाइम में ना हो, उसके बाद हो शायद, बट बहुत कुछ इसमें इंडिया में हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये सर्विसेज अपने आप को पे करने लगेंगे, बिकॉज somebody has to pay for them. Either like my colleague said, either somebody subsidizes it or the consumer pays for it. जब तक कंज्यूमर पे नहीं करेगा, उन मार्केट्स में जहां $10, $20, $30 आरपू है, वो भी 5G में इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंडिया तो $2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इंडिया विल हैव टू गो अप, क्लाइंब द लैडर, बिकॉज ये टेक्नोलॉजीज जो 10 साल चलती थी अब सिर्फ 5 साल चलती हैं, राइट? 5 साल में आप दूसरी टेक्नोलॉजी, अगर मैंने 5 साल में सारी कॉस्ट रिकवर नहीं करी तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कैसे लगाऊंगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भारत में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी, 6G की बात होने लगी है अब, लेकिन वो कब तक सर्विसेज हमें मिलेगी? क्या हमें सिर्फ बड़े शहरों या मेट्रो शहरों में वो सर्विसेज शुरुआत में मिलेगी? छोटे शहरों तक जाने में उसे काफी वक्त लगेगा। और इन सभी डिस्कशन से हमें यही समझ में आया है कि टैरिफ बढ़ना तय है, कंज्यूमर को ज्यादा पैसे देने होंगे, लेकिन सर्विसेज अच्छे मिलेंगे, कॉल ड्रॉप की समस्याएं खत्म होंगी, डाटा स्पीड बढ़ेगा। तो आज के इस एपिसोड के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ हम स्पॉटलाइट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।